राही का नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी कक्षा 8वीं का अध्याय 6 मानव संसाधन है। इसी पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। चर्चा प्रारंभ होती है। दोस्तों, लोग ही किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। क्या लोग ही किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं? प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। किसे? जो चीज़ें मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। क्या करते हैं? स्वस्थ, शिक्षित और अप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल संसाधनों का विकास करते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। याद रखिएगा। क्या आप जानते होंगे कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है? ठीक है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अर्थात PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। एक बार और सुने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अर्थात PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक या 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग आदि भिन्नताओं के कारण वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। दोस्तों, इस समय विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं इस समय विश्व में? 6.6 अरब लोग। ठीक। जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। क्या? विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। मतलब कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत ही विरली जनसंख्या है, कहीं जनशून्यता है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ बहुत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं। कौन से? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। कहाँ बहुत कम लोग रहते हैं? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत
कम लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे आप। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? एशिया और अफ्रीका में। ठीक, और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक है। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जनसंख्या के घनत्व पर। दोस्तों, भूपृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक, सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। कहाँ है सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व? दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। इसे याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को। ठीक, ऐसे बहुत से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में पहला नंबर स्थलाकृति। ठीक, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इसीलिए गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। ठीक, अब भौगोलिक कारकों में अगला है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी हो, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ठीक है, अगला भौगोलिक कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मृदा, मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। उपजाऊ मिट्टी आदमी के कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगहो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र? भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगहो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक, अगला भौगोलिक कारक है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब पीने योग्य जल। ठीक, विश्व की नदी घाटियां घने बसे हुए क्षेत्र हैं। विश्व की नदी घाटियां घने बसे हुए क्षेत्र इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पीने के लिए और अन्य उपयोगों के लिए अलवणीय जल प्राप्त हो जाता है। जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, मरुस्थलों में वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अगला भौगोलिक कारक खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। जहाँ खनिजों की प्राप्ति होती है, जहाँ खनिजों का भंडार है, वो क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अगला भौगोलिक कारक है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें
और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये रहे भौगोलिक कारक। अब देख लेते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है आर्थिक कारक। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आप जानते होंगे औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, दो घने बसे हुए क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र हैं जिनकी ओर लोग उद्योग धंधों के लिए, आर्थिक कारकों के लिए आते हैं और वहाँ बस जाते हैं। अगला कारक है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। इन्हें आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अगला कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जहां आवास की सुविधा होती है, अच्छी आवास की सुविधा होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा होती है, वे क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पुणे। ठीक है, आप देख लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन की प्रवृत्तियों को। दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। विश्व की जनसंख्या हमेशा स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। प्रारंभिक आंकड़े से यह कई गुना बढ़ गई है। अगर हम 600 ईसा पूर्व की जनसंख्या को देखें, उस समय यह जनसंख्या 100 मिलियन आकलित की गई थी। 600 ईसा पूर्व जनसंख्या कितनी आकलित की गई थी? 100 मिलियन, जो आज के डेट पर 8,525 मिलियन के आसपास हो चुकी है। आज कितनी हो चुकी है? 8,525 मिलियन के आसपास। ठीक, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। दोस्तों, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जो जनसंख्या थी उसके बढ़ने की दर बहुत कम थी, धीमी थी, और ये धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे उस समय, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे रोग बच्चों में फैल जाते थे जिसका कोई नियंत्रण नहीं था हमारे पास। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। ठीक, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी, बहुत कम हुई। आप जान लीजिए कि सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। इसके बाद 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की यही जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। 150 वर्षों बाद 1959 में अगर हम देखें तो विश्व की यह जनसंख्या कितनी पहुंच गई? 3 अरब।
इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जब इतनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। फिर से सुनिएगा, 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है। ठीक, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। ठीक है, जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। किसे कहते हैं जन्म दर? 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जितने जीवित जन्म होते हैं उन्हीं को हम जन्म दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसी तरह मृत्यु दर को भी प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। यानी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु दर कहलाती है। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास मतलब अपने स्थान से बाहर जाना या अपने देश से बाहर जाना। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण क्या है जनसंख्या में परिवर्तन का? जन्म और मृत्यु। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं, कहते हैं। इसी तरह से जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना ये भी एक विशेष कारण है, जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। क्या? मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान हो तो जनसंख्या समान रहती है, न बढ़ती है न घटती है। जबकि जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर जनसंख्या कम होने लगती है। यानी जितने जन्म होते हैं उससे अगर मृत्यु दर अधिक हुई तो हमारी जनसंख्या कम होने लगेगी। ठीक, यही है जनसंख्या संतुलन। ठीक है, आप देख लेते हैं विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारणों को। क्या देखना चाहते हैं? जनसंख्या के बढ़ने के प्रमुख कारणों को। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक, लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, जबकि अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। क्या? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जबकि अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं बाहर से। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। कहाँ कहाँ जनसंख्या आप्रवास से बढ़ी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं।
ठीक, देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये आप हमेशा देखते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप को। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कीनिया में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची है। इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ठीक, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ मृत्यु दर में कमी हो गई है। हाल में क्या हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ही मृत्यु दर में कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है या वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक, अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, धीमी है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं जनसंख्या संगठन के विषय में। दोस्तों, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर की दृष्टि से कुछ अंतर नहीं पड़ता। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर की दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अधिक घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में अधिक विकसित देश है। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग दिखते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में उसका देश के विकास में योगदान होता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका मानव संसाधन के रूप में उस देश के विकास में योगदान होता है। ठीक, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। कैसे? जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि किसी देश में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है। ठीक, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। क्या? एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जनसंख्या पिरामिड में आप कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करके दिखा सकते हैं। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष आदि आदि। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को भी उपविभाजित कर सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड में आप कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को भी उपविभाजित कर सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। ठीक, बच्चों की संख्या यानी 15 वर्ष उम्र को पिरामिड के निचले भाग में दिखाया जाता है। बच्चों की संख्या को पिरामिड में निचले भाग में दिखाया जाता है, जो 15 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की संख्या को दर्शाता है। ठीक, और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है।
जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। कौन कौन से आश्रित लोग होते हैं? युवा आश्रित लोग, यानी 15 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कार्यरत आयु वर्ग, यानी 15 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। किस आयु वर्ग को सक्रिय वर्ग में रखा जाता है? 15 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों, आधार पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों, आधार पर चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम बचते हैं। इस स्थिति को कीनिया के उदाहरण द्वारा आप देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, उनमें युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में आप देख सकते हैं। भारत में इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ठीक है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा होता है। क्या? जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा होता है, क्योंकि वहाँ जन्म दर कम है, परंतु घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं। ठीक। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। फिर सुनिएगा, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन विद्यमान हैं। उन्हें योग एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब बारी है प्रश्नों की। ठीक है। पहला प्रश्न, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? किसी देश के लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? अगला, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है? विश्व की जनसंख्या वर्तमान में अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है? अगला, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक। अगला, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? अगला है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? ठीक। अगला प्रश्न है, सही उत्तरों को चिन्हित कीजिए। पहला, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? आ, यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन होता है। बा, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है।
यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है। सा, यह किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं यह बताता है। ठीक। अगला, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? आ, जन्म, मृत्यु और विवाह। बा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। सा, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। ठीक। अगला, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी कितनी? आ, 1 अरब। बा, 3 अरब। सा, 6 अरब। इनमें से कोई एक है, उसे आप पहचानिएगा। अगला, जनसंख्या पिरामिड क्या है? आ, जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखी निरूपण। आ नंबर क्या? जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखी निरूपण। बा, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। बा, जब किसी क्षेत्र का जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। सा, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरोध। सा, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरोध। इनमें से कोई एक उत्तर है, इसे आप अलग कीजिएगा, पहचानिएगा। अगला, आगे दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। शब्द हैं विरल, अनुकूल, परति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम और घना। कौन कौन से शब्द हैं? विरल, अनुकूल, परति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम और घना। इन्हें अपने दिमाग में रखेंगे और नीचे दिए गए खाली स्थानों को पूरा करेंगे इन्हीं शब्दों से छांटकर। पहला है, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह बिंदी बिंदी बसा हुआ बन जाता है। ठीक। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत बिंदी बिंदी जलवायु, बिंदी बिंदी संसाधनों की आपूर्ति और बिंदी बिंदी जमीन आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार मानव संसाधन नामक यह अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ कक्षा 8वीं का NCERT भूगोल भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कक्षा 9वीं भूगोल के पहले अध्याय भारत, आकार और स्थिति के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।